हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बीपीएससी 69 प्रीलिम्स का टेस्ट शुरू करेंगे और शुरुआत करेंगे एडुटेरिया के टेस्ट से। ठीक है, ये पहला टेस्ट है और इसमें 150 प्रश्न हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, लेकिन हम सिर्फ हिंदी का इसमें देखेंगे। ठीक है, और कोशिश करेंगे इनकी व्याख्या भी आपको बताते चलेंगे। थोड़ी बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत व्याख्या आपको बताते चलेंगे। शुरुआत करेंगे पहले प्रश्न से, और पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्थल बिहार में नवपाषाण कालीन स्थलों में शामिल है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए, सनुआर रोहतास में है, ताराडीह गया में है, चिरांद आपका सारण में है। ठीक है, तो इनमें ये तीनों के तीनों सही हैं, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है, इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे मिलान करने वाला है, लेखक है और रचनाएं हैं। मेगास्थनीज, टॉलमी, प्लिनी और ह्वेनसांग। अगर हम नॉर्मल समझें कि मेगास्थनीज का इंडिका से अगर हम मिला देते हैं ऐसे, तो देखिए एक का तीसरा सिर्फ एक में है, तो इसका सही उत्तर सी होना चाहिए, तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है, टॉलमी हो जाएंगे कहाँ पे? टॉलमी चलेंगे ज्योग्राफी पे, प्लिनी है नेचुरल हिस्टोरिका, और ह्वेनसांग है CU की, तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा गणराज्य हीनयान से संबंधित है? तो इसमें सौत्रांतिक है, माध्यमिका है, विज्ञानवाद है, एक से अधिक है। तो हीनयान संप्रदाय से संबंधित, ये आप सबको पता है कि ये सब बौद्ध धर्म से संबंधित है ना। तो इसमें जो सौत्रांतिक है, वैभाषिक और सौत्रांतिक, ये दो हैं हीनयान से संबंधित। और महायान से संबंधित देखेंगे तो इसकी माध्यमिका है और दूसरा है विज्ञानवाद। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा इसमें ए हो जाएगा, सौत्रांतिक इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग, पहला स्टेटमेंट है, हड़प्पा सभ्यता के लोग प्रकृति पूजक थे, इन्होंने विशाल पूजा स्थलों का निर्माण कराया, जादू टोना पर भरोसा करते थे, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका बीज सही उत्तर होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने कोई विशाल पूजा स्थलों का निर्माण नहीं करवाया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। जादू टोना भी था इनके यहाँ, और हड़प्पा सभ्यता के लोग प्रकृति के पूजक भी थे, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। और एक चीज़ पता होना चाहिए कि मोहनजोदड़ो से जो महास्नानागार मिला है, वहाँ पे एक ऐसे आवास टाइप मिला है, जो ऐसा बताया जाता है कि वो पूजा वूजा करने के लिए स्थान है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? तो इसमें वैशाली है, पाटलिपुत्र है, कुंडलवन है, या इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा डी हो जाएगा, इसका उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि पहले बौद्ध संगीति का आयोजन 483 BC में हुआ था, और जगह था सप्तपर्णी गुफा आपका, और ये जगह है राजगृह में, तो सप्तपर्णी में हुआ था, इसलिए सही उत्तर इसमें डी हो जाएगा, क्योंकि पाटलिपुत्र, वैशाली या कुंडलवन नहीं है। ओके, चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, अग्रहार के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो ये ब्राह्मणों को दी गई भूमि होती थी, या एक सेना प्रमुख को दी गई उपाधि थी, या संतों के ठहरने का एक स्थान था। तो अग्रहार जो सिस्टम है वो क्या था? वो था ब्राह्मणों को दी गई भूमि होती थी। ठीक है, ये भूमि आमतौर पर भूमि राजस्व अन्य देय राशि के भुगतान के से मुक्त होती थी, याद रखना ये बात। और प्रायः ब्राह्मणों को स्थानीय लोगों से इन बकायों को एकत्र करने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। गुप्त काल में अपराहत भूमि के अंतर्गत किस प्रकार की भूमि को रखा जाता था? अपराहत भूमि, जो बिना जोती गई जंगली भूमि होती थी, उसी को बोलते थे अपराहत। ठीक है, अपराहत भूमि होती थी बिना जोती गई जंगली भूमि। क्षेत्र क्या होता था? गुप्त काल से संबंधित है। क्षेत्र था खेती के लिए जो उपयुक्त होती थी। वास्तु क्या था? वास करने योग्य होती थी, याद रखना। खिल क्या था? जो भूमि जोती नहीं जाती थी। अपराहत होती थी जो बिना जोती गई जंगली भूमि, और गोचर होता था पशुओं के लिए, जो चारा योग्य भूमि होती थी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में से कौन से चीनी यात्री ने बौद्ध शिक्षा केंद्र नालंदा की यात्रा की थी? इसमें देखिए नालंदा की यात्रा ह्वेनसांग, सिंह, फाहियान, इनमें से किसने की थी भाई? या फिर डी वाला
तो इसमें देखेंगे ह्वेन सांग भी था, जो बौद्ध विश्वविद्यालय नालंदा में पढ़ने के लिए आया और भारत से बौद्ध ग्रंथ भी ले जाने के लिए आया था। ये इत्सिंग भी आया था नालंदा में, ठीक है। और ये बताता है कि नालंदा विश्वविद्यालय का भरण पोषण 200 गाँव के राजस्व से होता था। तो ह्वेनसांग है और इत्सिंग है, ठीक है। सही उत्तर इसका डी हो जाएगा, क्योंकि एक से अधिक इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इसमें निम्न में से दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की थी? ये अपने आप को सिकंदर द्वितीय, सिकंदर सानी कहता था, है ना। तो उसका नाम क्या था? नाम था उसका सिकंदर लोदी था कि अलाउद्दीन खिलजी था, ठीक है। तो ये था अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय का संबंध विजयनगर के किस राजवंश से है? सालुब, संगम, तुलुब। देखिए वहाँ पे 4 राजवंश हुई, संगम, सालुब, तुलुब, अरविडु, ठीक है। ये 4 वंशावलियाँ हुई हैं विजयनगर साम्राज्य में। तो कृष्णदेव राय के बारे में पूछा गया है, तो कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित था? तो ये संबंधित था तुलुब वंश से, ठीक है। ध्यान रखना, ये तुलुब वंश से संबंधित है। इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन कादिरी सिलसिले का संस्थापक था? तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी, शहाबुद्दीन सुहरावर्दी, शाह अब्दुल्ला सत्तारी और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शेख अब्दुल कादिर जिलानी थे, ठीक है। याद रखना। अगला प्रश्न है, मुगल काल में टोडरमल द्वारा किस वर्ष 10 साला प्रणाली की शुरुआत हुई थी? तो इसकी शुरुआत 10 साला सिस्टम था, 10 साल के लिए होता था। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1580 में, ठीक है। याद रखना 1580 में इसकी शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारत में राहट किससे संबंधित था? राहट, आज के समय में भी राहट का यूज सिंचाई के साधन के रूप में किया जाता है, ठीक है। पानीपत के युद्ध के समय मराठाओं का पेशवा कौन था? पानीपत का जब युद्ध हुआ था उस समय मराठाओं का पेशवा कौन था? तो वो पेशवा था बालाजी बाजी राव था, ठीक है। याद रखना, ये पानीपत का युद्ध है और पानीपत का तीसरा युद्ध है, ठीक है। याद रखना इस बात को। नाना साहब जिनको बोलते हैं बालाजी बाजीराव, उस समय पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ और 14 जनवरी का दिन है 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कार्य लॉर्ड डलहौजी के समय नहीं हुआ था? इसमें देखेंगे, प्रथम तार लाइन कलकत्ता से आगरा शुरू हुई, सही है। लोक निर्माण विभाग की स्थापना हुई, बात सही है। नया पोस्ट ऑफिस एक्ट भी पारित किया गया, ये भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, ठीक है। सब कुछ डलहौजी के समय में ही हुआ था। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन के दौरान सर्वप्रथम सिविल सेवा की परीक्षा निम्न में से किसने पास की थी? एस.एन. बनर्जी, आनंद मोहन बोस, फिरोज शाह मेहता, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो सही हो जाएगा इसमें, क्योंकि 1853 का चार्टर एक्ट था। सिविल सेवा के लिए प्रतियोगी परीक्षा की व्यवस्था हुई। भारत में पहली बार सिविल सेवा परीक्षा पास की थी सत्येंद्र नाथ बोस ने। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन स्वतंत्र अवध राज्य का संस्थापक था? स्वतंत्र अवध राज्य का संस्थापक कौन था? सआदत खां बुरहानुल मुल्क, सादतुल्लाह खां, सफदरजंग, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा सआदत खां बुरहानुल मुल्क नाम होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के माध्यम से महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया? महिलाओं को मताधिकार किसके माध्यम से दिया गया? तो ये आप लोग पढ़े होंगे पॉलिटी में भी। तो ये था 1919 का अधिनियम, है ना, जिसको भारत शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम कहा गया। पहली बार प्रत्यक्ष शासन का भी बात हुआ, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें इसमें रही हैं, फैक्ट आपको याद रखनी चाहिए। इसको मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रत्यक्ष प्रणाली अपनाई गई थी, ये सारी चीज़ें याद रखनी है। साथ में महिलाओं को मताधिकार भी दिया गया था। अगला प्रश्न है इसमें, अगला प्रश्न, निम्न में से किस गवर्नर जनरल कहा था भारत के राष्ट्रीय विकास के लिए विदेशी पूंजी एक अनिवार्य शर्त है? तो ये कहा था लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन या कोई एक से अधिक? तो ये कहा था लॉर्ड कर्जन ने, ठीक है। आगे चलते हैं, निम्न में से किस सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रमुख भूमिका थी? सरदार पटेल की भूमिका किसमें थी? खेड़ा सत्याग्रह है, नागपुर झंडा सत्याग्रह है, बलसाड़ सत्याग्रह है, और या उपरोक्त में से एक से अधिक होगा। तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा,
इनमें सरदार पटेल की भूमिका, इनका जन्म अगर बात करें तो 1874 में हुआ है। खेड़ा सत्याग्रह, नागपुर झंडा सत्याग्रह, बलसाड़ सत्याग्रह के माध्यम से वो गुजरात के बहुचर्चित सम्मानित नेता बन गए। और इसके बाद इनको कहाँ की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी? तो बारदोली की महिलाओं ने दिया था, बारदोली सत्याग्रह में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। याद रखना, मैं नास्तिक क्यों हूँ नामक लेख किसने लिखा था? ये लेख किसने लिखा? तो ये लेख लिखे थे भगत सिंह, है ना, सरदार भगत सिंह लिखे थे। अगला प्रश्न है, गांधी जी द्वारा किस वर्ष वर्धा से अपनी हरिजन यात्रा आरंभ की गई थी? हरिजन यात्रा वर्धा से आरंभ की थी गांधी जी ने, कब की थी? 1933 में की थी। ठीक है, ये बात याद रखना। 7 नवंबर 1933 को इन्होंने की थी ये यात्रा। 29 जुलाई 1934 तक यानी 9 महीने तक वो देश का दौरा करते रहे। 20,000 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने की थी इस दौरान, याद रखना। फ्लाउड आयोग का संबंध किससे था? फ्लाउड आयोग का संबंध था देशी राज्य, पुलिस सुधार, भू राजस्व या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ये था भू राजस्व से। ठीक है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस की किस अधिवेशन में कांग्रेस का संविधान तैयार हुआ था? कांग्रेस का संविधान तैयार हुआ था वो भी इसके अधिवेशन में ही, तो वो था मद्रास का अधिवेशन 1908, याद रखना। ठीक है ना, ये 23वां अधिवेशन था, मद्रास में हुआ था। अध्यक्षता की थी रास बिहारी बोस ने और इसी अधिवेशन में कांग्रेस के संविधान का निर्माण हुआ था। अगला प्रश्न है, लैंड होल्डर सोसाइटी का गठन किस वर्ष हुआ? तो 1833, 1843, 1838, 18 इनमें से कोई नहीं, तो ये हो जाएगा 1838 में हुआ था। अगला प्रश्न है, 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन के संदर्भ में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें सब गए हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था, इसमें सभी प्रतिनिधियों का संस्था समूह सभी ने भाग लिया था। जैसे दलितों के प्रतिनिधि कौन थे? डॉक्टर अंबेडकर थे। व्यापारियों के होमी मोदी थे। सिख के सरदार संपूर्ण सिंह थे। ठीक है, ये सब क्या हैं? सही हैं, सुमेलित। तो इसमें डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि सभी के सभी सही हैं, गलत कोई है नहीं। ठीक है। अगला प्रश्न है, अहमदिया आंदोलन का संस्थापक कौन थे? अहमदिया आंदोलन, इसके संस्थापक थे मिर्ज़ा गुलाम अहमद। निम्न में से किस भारतीय ग्रंथ का अंग्रेजी में अनुवाद सर विलियम जोन्स ने किया था? देखिए, इन्होंने भगवत गीता का तो किया है। ठीक है, भगवत गीता, एक मिनट, विलियम जोन्स ने अभिज्ञान शाकुंतलम का किया था सिर्फ। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम का किया था। ठीक है, ध्यान रखना। कब किया था? 1789 में किया था, ये भी आपको याद रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां को किस षड्यंत्र केस के तहत फांसी की सज़ा दी गई थी? ये कब दी गई थी? काकोरी षड्यंत्र कांड जब हुआ था उसके लिए। ठीक है, इन दोनों को फांसी मिली थी। 1925 में हुआ था, अगस्त का महीना था, ये आपको याद रखना है। 4 लोगों को फांसी हुई, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और 2 लोग और थे इसमें। अगला प्रश्न, निम्न में से किस आंदोलन के दौरान पहली बार व्यापक स्तर पर वंदे मातरम का प्रयोग किया गया? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है स्वदेशी आंदोलन के दौरान। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन 1905 के दौरान काफ़ी व्यापक स्तर पर वंदे मातरम का प्रयोग हुआ। कलकत्ता की सड़कें वंदे मातरम के नारों से गूंज उठी और आगे चलकर यही गीत पूरे राष्ट्रीय आंदोलन का प्रतीक बन गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, किस यूरोपियन कंपनी का भारत में आगमन सबसे अंत में हुआ था? ठीक है, इसमें देखिए सबसे अंत में कौन आया है? तो इसमें सबसे पहले तो आए हैं पुर्तगाली, याद रखना, पुर्तगाली सबसे पहले आए, फिर आए डच, फिर ब्रिटिश, फिर डेनिश, फिर फ्रांसीसी, फिर आए हैं स्वीडिश। तो स्वीडिश सबसे अंत में आए हैं और सबसे पहले आए थे पुर्तगाली, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वीडिश। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस उत्तरकालीन मुगल शासक ने औरंगजेब द्वारा आरोपित जजिया कर को समाप्त कर दिया? तो उसका नाम क्या था? उसका नाम था बहादुर शाह प्रथम। ठीक है, ये इसके बारे में याद रखना, 1707 से 1712 के बीच में इसने शासन किया, शांतिपूर्ण नीति अपनाई इसने और इसी ने जजिया कर समाप्त किया। शाहू को मुगल कैद से मुक्त किया इसने। गुरु गोविंद सिंह के साथ संधि, ये सारे काम किए थे बहादुर शाह प्रथम ने। नील किसान विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 55, 56, 59, 60, 1871 से 74। तो ये हुआ था 59-60। ये 1857 की क्रांति के जस्ट बाद की घटना थी, तो ये हमें याद रखना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, 18 फरवरी 1946 को शाही नौसेना
विद्रोह का प्रारंभ किस स्थान पर से हुआ था? तो ये हुआ था भैया बम्बई से। बम्बई से इसकी शुरुआत हो गई थी। कब हुआ था? 18 फरवरी 1946 को, याद रखना, ठीक है। नौसैनिक प्रशिक्षण पोत था HMIS तलवार के नौसैनिकों द्वारा किया गया। प्रमुख कारण क्या था? खराब भोजन, कम वेतन, नस्लीय अपमान था, ठीक है। इसका मुख्य कारण ये भी याद रखना। इंडियन मुसलमान नामक पुस्तक किसने लिखी थी? इंडियन मुसलमान किसने लिखी? सर सैयद अहमद खान, थियोडर बेक, विलियम बेंटिक। तो इसमें देखिए ये जो विलियम हंटर है ना, उन्होंने ये किताब लिखी थी। तो विलियम हंटर इसमें ऑप्शन ही नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। विलियम हंटर ने लिखी थी 1870 में, याद रखना, ठीक है ना। अगला प्रश्न क्या है? भारत के चुनाव आयोग से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करके हमको सही उत्तर बताना है। चलिए, पहला है स्टेटमेंट, हमारे देश में चुनाव एक स्वतंत्र और स्वायत्त चुनाव आयोग द्वारा करवाए जाते हैं। बात सही है, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और चुनाव आयुक्त तो सरकार के प्रति जवाबदेह होता है। देखिए, दूसरा स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। पहला सही है लेकिन दूसरा गलत है, याद रखना। और ये सरकार के नहीं, ये राष्ट्रपति के प्रति जवाबदेह होते हैं और राष्ट्रपति के भी प्रति, ठीक है, ये सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं होते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, पहला सही है इसका। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न कथनों पर विचार करते हुए असत्य कथन बताना है हमें। तो असत्य कथन देखें, मिजोरम नागालैंड में लोकसभा की सीटें समान हैं। दूसरा है सभी केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा की सीटें समान हैं। देखिए, दूसरा वाला तो गलत हो जाएगा क्योंकि सभी केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा की सीटें समान नहीं हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। ओके, याद रखना है यहाँ पे। जैसे अगर बात करें हम, दिल्ली में लोकसभा की सीट कितनी है? 7 है। जम्मू में 5 है। दादरा नगर हवेली, दमन दीव में 2 है। चंडीगढ़, अंडमान निकोबार और लद्दाख, पुडुचेरी, लक्षद्वीप में 1-1 लोकसभा की सीटें हैं। तो सभी में समान नहीं है, इसलिए सही उत्तर बी हो जाएगा। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने, उसे अक्षुण्ण रखने के लिए मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है? तो इसको किस स्थान पर रखा गया है? तो देखिए, चौथा है, पांचवा है, तीसरा है, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो मूल कर्तव्य जो है आपका कौन से स्थान पे है? 51 का में है ना। आपको ये ध्यान रखना चाहिए, ये 51 का में है, तो ये तीसरे नंबर पे है, ठीक है। अगला प्रश्न है, किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने हेतु न्यायालय कौन सी रिट जारी करता है? ये होती है परमादेश, अधिकार परीक्षा या फिर उत्प्रेक्षण। देखिए, ये होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण होती है, ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। और बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है हमें शरीर चाहिए, इसका अर्थ होता है, हमको याद रखना चाहिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण किसी गिरफ्तार व्यक्ति के लिए लाई जाती है, ठीक है, जारी की जाती है। अगला प्रश्न क्या है? मौलिक अधिकार से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करके हमको सही उत्तर बताना है। तो चलिए इसमें देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट है, संविधान में अनुच्छेद 17 के अनुसार किसी भी दलित को मंदिर में प्रवेश करने, पढ़ने से, सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल करने से नहीं रोका जा सकता। पहला स्टेटमेंट सही हो गया। दूसरा है, समानता के सिद्धांत का हनन होने पर दलित अनुच्छेद 15 का सहारा ले सकते हैं। तो ये भी सही है। तो जब दोनों के दोनों सही हैं तो इसका सही उत्तर हो गया सी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संसद में राज्यसभा सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? भारतीय संसद में राज्यसभा का चुनाव कैसे होता है? तो देखिए, जनता द्वारा तो सीधे होता नहीं है, पहली बात। तो कैसे होता है? राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है ना, सही है। राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा इनका चुनाव होता है। अगला प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन 8वीं अनुसूची के भाषा से संबंधित नहीं है? तो देखिए, 2171 तो है ही है, 26वां संशोधन उससे संबंधित नहीं है, ठीक है, याद रखना। और 26वां संशोधन जो है ना 1971 में हुआ था, भारतीय रियासतों के शासकों के प्रिवी पर्स और विशेषाधिकारों के समाप्ति से संबंधित है ना। बाकी 21वां था 1967 में, 71वां था 1992 में और 92वां भी था 2003 में, ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव
दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया था भाई, ये सवाल है। तो ये दिया गया था, सबसे पहले की बात हो रही है यहाँ पे, सर्वप्रथम की बात हो रही है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है क्रिप्स मिशन। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन ऐसे राष्ट्रपति हैं जो राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति भी बने थे। तो देखिए कौन कौन है इसमें, वीवी गिरी, आर्य वेंकटरमन, शंकर दयाल शर्मा। तो वीवी गिरी तो ही है, उपराष्ट्रपति भी रहे फिर राष्ट्रपति बने, ये हो गए। आर वेंकटरमन हैं, ये भी थे, उपराष्ट्रपति थे फिर राष्ट्रपति बने। फिर शंकर दयाल शर्मा, ये भी उपराष्ट्रपति थे राष्ट्रपति बने। इनके अलावा के.आर. नारायणन भी हैं, बी.डी. जत्ती भी हैं और सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी हैं। ठीक है, तो हमें याद रखना चाहिए इनमें सही उत्तर हो जाएगा डी, एक से अधिक इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक सुमेलित नहीं है, कौन एक सुमेलित नहीं है, बात करेंगे इसमें। देखिए मेनका गांधी बनाम भारत संघ किससे संबंधित है, विदेशी भ्रमण से संबंधित है, बात सही है। पुट्टू स्वामी बनाम भारत संघ निष्ठा का अधिकार, ये भी सही है। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ पिछड़े वर्गों का आरक्षण के लिए है, ये भी सही है। तो इसमें से देखिए तीनों के तीनों सही हैं, तो सही उत्तर इसका डी हो जाएगा, क्योंकि तीनों तो सही हैं, क्योंकि यहाँ पे पूछा कि गलत कौन सा है तो वो बताना था। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन उष्णकटिबंधीय घास का मैदान नहीं है, उष्णकटिबंधीय घास का मैदान कौन सा नहीं है। अब देखिए सवाना है, कैंपास है, लानोस है। अब इसमें देखिए उष्णकटिबंधीय घास के मैदान जो होते हैं वो कहाँ कहाँ हैं, वो भूमध्य रेखा के दोनों तरफ फैले हुए हैं घास स्थल। जैसे पूर्वी अफ्रीका में सवाना है, ठीक है, याद रखना, सवाना है। ब्राज़ील में कंपास है, वेनेजुएला में लानोस है। तो तीनों के तीनों क्या हैं, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। पूछा क्या गया, नहीं है, तो इसका सही उत्तर डी होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो गया डी। अच्छा, शीतोष्ण घास के मैदान भी देख लें तो अर्जेंटीना का पैम्पास है, दक्षिण अफ्रीका का वेल्ड है, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स या डॉन है, मध्य एशिया में स्टेपी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। लवणता, ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है 1000 ग्राम में, है ना, 1000 ग्राम में होती है। उसको लिखा कैसे जाता है, ऐसे ऐसे लिखा जाता है, याद रखना इसको, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम सब। पृथ्वी पर उपलब्ध संपूर्ण जल में महासागरीय जल के बाद दूसरा प्रमुख जल क्षेत्र कौन है, ये है। तो इसमें देखिए सबसे पहले तो महासागरीय जल है, दूसरे नंबर पे आ जाएगा बर्फ छत्रक के रूप में, ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित खगोलीय स्थिति किस घटना को प्रकट कर रही है, ये इन्होंने दे रखा है, ये कौन सी स्थिति को प्रकट कर रही है। इसमें अगर देखेंगे तो एक चीज़ और याद रखना, चंद्रमा बीच में है, सूर्य और पृथ्वी किनारे हैं, तो क्या हो जाएगा, एक तो सूर्य ग्रहण भी हो सकता है इसमें, है ना। जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य में चंद्रमा होता है तो होता है सूर्य ग्रहण, ठीक है। और सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की स्थिति में बृहत ज्वार उत्पन्न होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। सूर्य ग्रहण की ही स्थिति में बृहत ज्वार आता है, तो सूर्य ग्रहण भी हो रहा है, बृहत ज्वार भाटा भी आएगा, तो इसका उपयोग में से एक से अधिक सही हो जाएगा। जनसंख्या परिवर्तन के लिए कौन से कारक उत्तरदायी हैं, कौन से कारक उत्तरदायी हैं भाई। इसमें देखिए जीवन प्रत्याशा वाला मामला तो नहीं रहेगा, पहली बात याद रखना। तो इसमें जन्म, मृत्यु और प्रवास हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सही सुमेलित है, तो सही सुमेलित कौन सा है, तो पेंटागोनिया का पठार कहाँ है, पेंटागोनिया का पठार अर्जेंटीना में है, तो ये तो बात सही हो गई। अटाकामा कहाँ है, अटाकामा उज्बेकिस्तान में है क्या, नहीं, अटाकामा है उत्तरी चिली में, आपको याद रखना चाहिए। काराकुम कहाँ है, सोमालिया में है क्या, नहीं, काराकुम है तुर्कमेनिस्तान में, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान में है। थार अपना थार भी है तो भारत में है, तो अटाकामा आपका गलत हो गया, काराकुम भी गलत हो गया, तो एक से अधिक तो हो ही नहीं सकता इसमें, उसका कोई मतलब भी नहीं डी वाले का। और इसमें और याद रखना, तकलमकान आपका चीन में पड़ेगा, गोबी पड़ेगा मंगोलिया और चीन दोनों में पड़ेगा, ठीक है, सही उत्तर इसका ही हो जाएगा। पेंटागोनिया कहाँ है, अर्जेंटीना में है। अगला प्रश्न है, 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर दिन के 2 बज रहा है, तो उसी समय 45 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना बज रहा होगा, ये आपको बताना है। तो 45 15 60 और 60 चौके 240 मिनट हो जाएगा यहाँ पे ज़्यादा, तो 2 और 4 घंटा हो जाएगा ना,
तो 6 बजना चाहिए यहाँ पे, 2 PM है और 6 PM हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 6 PM। ओके, इसका सही उत्तर हो गया सी। लेब्राडोर जलधारा अवस्थित है। लेब्राडोर जलधारा कहाँ अवस्थित है? ये उत्तरी अमेरिका और ग्रीनलैंड के बीच में है ना, लेब्राडोर, याद रखना इसको। अगला प्रश्न है, वायुमंडल के किस मंडल में अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं? तो इसका कौन सा उत्तर होगा? इसका उत्तर हो जाएगा समताप मंडल या आयन मंडल। नहीं, दोनों नहीं होंगे, ये मध्य मंडल इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, मध्य मंडल, याद रखना। और मध्य मंडल 50 से 80 किलोमीटर के बीच में है, याद रखना ये भी बात। अगला प्रश्न चलते हैं। जो अगला प्रश्न है इसका वो है, कोरल सागर कहाँ अवस्थित है? कोरल सागर, कोरल सागर कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में है, आपको याद रखना चाहिए। कोरल सागर दक्षिणी प्रशांत महासागर का एक सीमांत सागर है जो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर है। कोरल सागर के तट पर ही विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल द्वीप ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार 21-22 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की स्थिर कीमत पर वृद्धि दर कितनी रही? तो कितनी रही? ये रही है 11% के, ठीक है। अगला प्रश्न है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है? शहरीकरण का जो स्तर है वो है 16.21%। अगला प्रश्न है, बिहार वित्तीय वर्ष 23-24 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के GSDP का होने का अनुमान है। तो कितना होने का अनुमान है ये पूछा गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2.98 हो जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे ही याद रखना है, नॉर्मल तौर पे आपको ध्यान रखना है भाई। अगला प्रश्न है, बिहार बजट 23-24 के अनुसार बिहार का विकास दर कितना रहने का अनुमान है? तो ये कितना रहेगा? ये रहेगा 15.24%। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 23-24 में निर्धारित विकास की 7 प्राथमिकताएं जिसे सप्तर्षि नाम दिया गया उसमें शामिल नहीं। तो उसमें सप्तर्षि में पहली बात तो शामिल क्या क्या है ये पता होना चाहिए। तो इसमें समावेशी विकास है, अंतिम व्यक्ति तक पहुंच है, अवसंरचना निवेश है, सक्षमता को सामने लाना है, हरित विकास है, युवा शक्ति है, वित्तीय क्षेत्र है। तो इसमें देखिए सभी क्या हैं, सक्षमता को भी सामने लाना, हरित विकास को भी लाना है, वित्तीय क्षेत्र भी है। इसमें सही उत्तर जो हो जाए, क्योंकि शामिल नहीं है पूछा गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, भारत के आरक्षित विदेशी मुद्रा कोषों में भारी गिरावट 22 के दौरान आई। RBI के आंकड़े के अनुसार दिसंबर 2022 के अंत में कुल विदेशी मुद्रा कोष कितनी राशि के थे? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा $562। दिसंबर 2022 की बात हो रही थी। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत देश में लगभग 81 करोड़ जनसंख्या को कितनी अवधि तक निःशुल्क अनाज उपलब्ध कराने की घोषणा केंद्र सरकार ने दिसंबर 2022 में की थी? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है 1 वर्ष के लिए, है ना। तो इसका सही उत्तर 1 वर्ष हो गया। अगला प्रश्न है, भंडारी समिति किससे संबंधित है? भंडारी समिति किससे संबंधित है? तो कृषि ऋण है, प्रत्यक्ष कराधान है, अप्रत्यक्ष कराधान है, या फिर कोई नहीं है। तो देखिए भंडारी समिति जो गठित हुई थी वो हुई थी 1994-95 में। क्यों हुई थी? ग्रामीण बैंकों के पुनर्गठन और सुधार के लिए हुई थी। तो इसमें से कोई दिख रहा है उसमें से ऑप्शन नहीं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। किससे संबंधित है? ग्रामीण बैंकों के पुनर्गठन और सुधार के लिए, ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से किसके द्वारा अनवरत योजना का प्रतिपादन किया गया था? अनवरत योजना PC महालनोबिस, DR गाडगिल, हेराल्ड डॉमर। तो देखिए ये सब तो है नहीं कोई। अनवरत योजना लाई गई थी, इसके प्रतिपादक थे गुन्नार मेडल। इकोनॉमिक्स वाला जो चैप्टर इकोनॉमिक्स पढ़ाए हैं उसमें हमने बताया भी है, तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा गठित राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, ये देखना है। तो राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, या फिर एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इसका जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया गया था डार्विन के द्वारा, ठीक है, याद रखना, डार्विन के द्वारा दिया गया था। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का वर्णन किया इन्होंने। डार्विन के अनुसार जीवों की विकास प्रक्रिया में कुछ आनुवंशिक परिवर्तन होते रहते हैं और केवल उपयोगी लक्षण, उपयोगी परिवर्तन ही अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होते रहते हैं, याद रखना, उत्परिवर्तन भी,
उसको बोल सकते हो, ठीक है, याद रखना। विनाइट्रीकरण में भाग लेने वाले जीवाणु कौन है? विनाइट्रीकरण में थायो बैसिलस, माइक्रोबैसिलस, साइनोबैक्टीरिया, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, देखो इसका सही उत्तर आपका एक तो हो जाएगा माइक्रोबैसिलस हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा थायोबैसिलस, ठीक है। ये दोनों ही क्या हैं, मौजूद मिट्टी में मौजूद नाइट्राइट, अमोनिया यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है, याद रखना। विनाइट्रीकरण में भाग लेने वाले जीवाणु ये दोनों हैं, ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा डी, ओके, याद रखना। थायोबैसिलस है और माइक्रोबैसिलस है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, घोंघा, सीप, कटलफिश, ऑक्टोपस किस संघ के जीव हैं? तो ये किस संघ के जीव हैं भाई? ये हैं मोलस्का संघ के, याद रखना। पादप कोशिकाओं में वर्णक उपस्थित होते हैं, पादप कोशिकाओं में जो वर्णक उपस्थित होते हैं वो क्या होते हैं? तो ये लवक में पाए जाते हैं भाई, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं, लाइसोसोम में भी नहीं पाए जाते, लेकिन लवक में ये पाए जाते हैं, ठीक है, आपको याद रखना चाहिए। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह बोलते हैं। पादप कोशिकाओं में लाइसोसोम नहीं पाया जाता, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, उभयलिंगी पुष्पों की विशेषता क्या है? इनमें से उभयलिंगी पुष्पों की विशेषता क्या है? तो इसमें देखिए अंडप, पुंकेसर दोनों की उपस्थिति होती है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर सी होना चाहिए वैसे, है ना, इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट के संबंध में कौन विचार करना है और सही उत्तर बताना है। पहला स्टेटमेंट है, ग्लूकोज को रक्त शर्करा कहते हैं। डाइसेकेराइड्स का जल अपघटन संभव है। पॉलीसेकेराइड्स जल में अघुलनशील होते हैं। मोनोसेकेराइड्स का जल अपघटन किया जा सकता है, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, देखो एक तो ग्लूकोज को रक्त शर्करा कहा जाता है, बात सही है। दूसरा डाइसेकेराइड्स का जल अपघटन संभव होता है, ये भी सही है। पॉलीसेकेराइड्स जल में अघुलनशील होता है, ये भी बात सही है। तो पहला, दूसरा और तीसरा तो सही हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, है ना, इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। एक चीज़ और इसमें देख लें, अगर ये मोनोसेकेराइड्स क्या होते हैं? मोनोसेकेराइड्स शर्करा के अणु से निर्मित होते हैं। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज होते हैं, जल अपघटन में संभव नहीं है। डाइसेकेराइड्स क्या होते हैं? शर्करा के दो अणुओं से निर्मित होते हैं, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज होता है, जल अपघटन इसमें संभव होता है। पॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं? शर्करा के दो से अधिक अणुओं से निर्मित होते हैं, स्टार्च है, काइटिन है और सेल्यूलोज है। याद रखना ये जल अपघटन यहाँ पे संभव है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस खनिज की अनुपस्थिति से मानव शरीर में अंगघात का जोखिम बढ़ जाता है? किसकी कमी से होता भाई? ये होता है पोटेशियम, याद रखना। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, अग्नाशय में उपस्थित गामा कोशिकाओं से कौन से पदार्थ स्रावित होते हैं? कौन से पदार्थ होते हैं? इसमें सही उत्तर हो जाएगा इंसुलिन, ग्लूकागॉन, पॉलीपेप्टाइड। तो हो जाएगा पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्न में से मानव शरीर के किस अंग में यूरिया का निर्माण होता है? यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? ये होता है यकृत में भाई, याद रखना। प्रोटोजोआ जनित रोग है, इनमें से प्रोटोजोआ जनित रोग कौन कौन सा है? तो देखिए इसमें मलेरिया दिया गया, सोने की बीमारी दी गई और चेचक भी दिया गया है। तो मलेरिया क्या है? ये प्रोटोजोआ जनित रोग है, ठीक है। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स से होता है। सोने की बीमारी ट्रिपोनोसोमा से होता है, प्रोटोजोआ जनित बीमारी है। चेचक क्या है? विषाणु जनित बीमारी होती है और बेरियोला वायरस से होता है। न्यूमोनिया होती है डिप्लोकोकस न्यूमोनी जीवाणु से होता है, ठीक है। फिलहाल इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मलेरिया और सोने की बीमारी, है ना, ये दोनों सही हो जाएगा। इसका सही उत्तर एक से अधिक हो जाएगा, डी। शुद्ध जल का त्रिक बिंदु कितने दाब पर होता है? शुद्ध जल का त्रिक बिंदु होता है 611.65 पास्कल पर। 9.46, अगला प्रश्न है 9.467 इंटू 10⁻15 का कोटि मान कितना है? ये सवाल है। तो इसका जो कोटि मान है वो है 15। दूध से मक्खन बनाने वाली मशीन किस बल पर क्रियाशील होती है? अपकेंद्रीय, अभिकेंद्रीय, बलाघूर्ण। तो किस पे काम करती भाई?
ये काम करती है अपकेंद्रीय बल पर काम करती है। ठीक है, याद रखना, अपकेंद्रीय बल पर काम करती है, मतलब ये केंद्र की ओर ना लग के बाहर की ओर लगते हैं। ठीक है, याद रखना इसको। अगला प्रश्न है, कार्य का मान किन किन स्थितियों में शून्य हो सकता है? कार्य का मान किन किन स्थितियों में शून्य हो सकता है? जब आरोपित बल शून्य हो जाए, ठीक है ना। दूसरा, जब विस्थापन शून्य हो जाए, बल और विस्थापन की दिशाएं परस्पर लंबवत हों। ऐसा होता है क्या? तो देखिए, इसका जो पहला है, आरोपित बल जब शून्य हो जाएगा और जब विस्थापन शून्य हो जाएगा तो इसमें कार्य का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा 1 से अधिक, इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का भार, ठीक है, किसी वस्तु का भार भूमध्य रेखा पर अधिक होता है? नहीं। ध्रुवों पर अधिक होता है? बिल्कुल होता है, ध्रुवों पर ही अधिक होता है। ठीक है, वैसे भी अगर आप पढ़े हैं तो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जब जाते हैं ना तो वस्तु का वजन बढ़ता जाता है, ये हमें पता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करके सही उत्तर बताना है। इसमें पहला स्टेटमेंट है, परम दाब और वायुमंडलीय दाब का अंतर गेज दबाव कहलाता है। बात सही है, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा क्या है, गेज दाब का मान हमेशा धनात्मक होता है, ये गलत है। बात समझ रहे हैं? ये हमेशा धनात्मक नहीं होता, ये धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। दूसरा गलत हो गया आपका। तीसरा क्या है, निर्वात के दाब के सापेक्ष मापा गया दाब परम दाब कहलाता है। तीसरा इसका सही हो गया। तो कौन सा सही हो जाएगा? इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पराश्रव्य ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है? ये होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। ये कैसी होती हैं? अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं, याद रखना है। मनुष्य इसको सुन नहीं सकता, लेकिन चमगादड़ है, डॉल्फिन है, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, ये सब इसको सुन सकते हैं। इनकी आवृत्ति अधिक होती है, तरंग दैर्घ्य होता है कम, याद रखना। विशिष्ट ऊष्मा की एसआई इकाई क्या होती है? विशिष्ट ऊष्मा की एसआई इकाई होती है जूल किलोग्राम केल्विन होती है, याद रखना, जूल किलोग्राम केल्विन होती है। अगला प्रश्न है, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में लाल रंग का परास कितना होता है? लाल रंग का प्रकाश परास होता है 6200 से 7800। ठीक है, याद रखना, 6200 से 7800 होता है। बैंगनी का 3900 से 4460 होता है। जामुनी का 4460 से 4650 होता है। नीला का होता है 4650 से 5000। हरा का होता है 5000 से 5700। पीला का होता है 5700 से 5900। नारंगी का होता है 5900 से 6200। लाल का 6200 से 7800 होता है। ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न है, विद्युत फ्यूज में इस्तेमाल किए जाने वाले मिश्र धातु का गुण क्या है? विद्युत फ्यूज में इस्तेमाल किया जाने वाले मिश्र धातु का गुण क्या होता है? तो इसका गुण होता है भैया निम्न गलनांक और उच्च प्रतिरोध होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया था? स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किसने किया? तो ये किए थे जोसेफ प्राउस्ट ने। जोसेफ प्राउस्ट ने किया था। कार्बन मुक्त परमाणु ऊर्जा से उत्पन्न होने वाले हाइड्रोजन का क्या नाम है? कार्बन मुक्त परमाणु ऊर्जा से उत्पन्न होने वाले हाइड्रोजन का क्या नाम है? तो इसका क्या नाम है भाई? सफ़ेद हाइड्रोजन, गुलाबी हाइड्रोजन, काला हाइड्रोजन। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा गुलाबी हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्न में से किसमें विद्युत संयोजी, सहसंयोजक, उप सहसंयोजक तीनों प्रकार के बंध पाए जाते हैं? अमोनियम क्लोराइड में, अमोनियम ब्रोमाइड में, कार्बन मोनोऑक्साइड में, या फिर एक से अधिक में? तो देखिए, ये अमोनियम क्लोराइड में भी पाए जाते हैं और अमोनियम ब्रोमाइड में भी पाए जाते हैं। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड में भी पाए जाएंगे, अमोनियम ब्रोमाइड में भी पाए जाएंगे। तो सही उत्तर इसका डी होना चाहिए, क्योंकि एक से अधिक चाहिए है, तो इसका सही उत्तर डी हो गया। अगला प्रश्न है, किण्वन का प्रयोग निम्न में से किसके निर्माण में किया जाता है? किण्वन का प्रयोग, किण्वन का प्रयोग शराब में होता है ना जी, शराब में होता है। दही, दही में होता है क्या? दही में भी होता है ना? और कहाँ होता है? ईस्ट, ईस्ट में होता है। शराब अल्कोहल में होता है, ब्रेड में होता है, बिस्कुट में भी होता है, केक, पेस्ट्री, दही में भी होता है, सिरका में भी होता है।
तो इस सब में होता है, ये सही उत्तर हो जाएगा एक से अधिक, इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक स्रोत और अम्ल एसिड के निम्न युग्मों में से कौन सा सुमेलित है? तो दही एस्कॉर्बिक अम्ल, संतरा एसिटिक अम्ल, टमाटर या पालक ऑक्जेलिक अम्ल होता है। तो इसमें कौन सा सही होगा भाई? इसमें अगर देखा जाए तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टमाटर या पालक ऑक्जेलिक अम्ल होता है। ठीक है, जो दही खट्टा दूध होता है ये लैक्टिक अम्ल होता है, याद रखना। संतरा नींबू क्या होता है? सिट्रिक अम्ल होता है। सिरका क्या होता है? एसिटिक अम्ल होता है। आंवला, पपीता और ब्रोकली जो होता है ना वो एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, आपको याद रखना चाहिए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न है, अम्ल जलीय विलयन में जल के साथ अभिक्रिया करके क्या मुक्त करते हैं? अगर अम्ल जलीय विलयन में जल के साथ अभिक्रिया करे तो क्या मुक्त करेगा? तो इसका जो सही उत्तर है वो है H+ आयन करेगा। ठीक है, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है NaOH। अगला प्रश्न है, मिलेराइट निम्न में से किसका अयस्क है? मिलेराइट, तो मिलेराइट जो है ना वो निकेल का अयस्क होता है। ठीक है, याद रखना। मैग्नीज का अयस्क क्या है? पायरोलुसाइट मैग्नेटाइट होता है। मैग्नीशियम का मैग्नेसाइट डोलोमाइट कार्नेलाइट होता है। कैडमियम का ग्रेनोसाइट होता है। यूरेनियम का कार्नेटाइट पिच ब्लेंड होता है। और थोरियम का होता है मोनाजाइट। अगला प्रश्न है, एक अल्फा कण में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः क्या क्या होती है? तो ये 2-2 होती है। ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किसे कृत्रिम रेशम कहते हैं? कृत्रिम रेशम किसको कहा जाता है? रेयॉन को कहते हैं, टेरिलिन को कहते हैं, नायलॉन को कहते हैं। देखिए ये पहले भी प्रश्न पूछा गया है, तो ये कहते हैं रेयान को, याद रखना। अगला प्रश्न, निम्न में से किस राज्य में दुनिया की सबसे ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा विश्वास स्वरूपम का अनावरण किया गया है? तो कहाँ हुआ है, किस राज्य में हुआ है? तो ये हुआ है राजस्थान में। ठीक है, ये बात हमें याद रखनी है। अब इसमें एक चीज़ और याद रख लेना, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ये कहाँ है? केवड़िया गुजरात में है। स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी कहाँ है? बेंगलुरु कर्नाटक में है। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी कहाँ है? वो है हैदराबाद में। ठीक है, और ये जो भगवान शिव की प्रतिमा है इसकी ऊंचाई कितनी है? 369 फीट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, ठीक है, अच्छा एक चीज़ और इसमें देख सकते हैं, नाथ द्वार में है ये। ठीक है, वित्तीय अपराधों में शामिल साइबर क्राइम के विरुद्ध CBI द्वारा किस ऑपरेशन की शुरुआत की गई है? ऑपरेशन कौन सा है? ऑपरेशन है चक्र, याद रखना, ऑपरेशन चक्र है। ठीक है, वित्तीय अपराधों में शामिल साइबर क्राइम के लिए विरुद्ध CBI द्वारा ऑपरेशन चक्र की शुरुआत हुई। इसका उद्देश्य भारत में अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराधों को समाप्त करना है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्थित मोढेरा गांव को भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया? तो ये गुजरात में है। मोढेरा गांव कहाँ है? गुजरात में है। ठीक है, याद रखना भाई, गुजरात में ही है ये। ठीक है, मेहसाणा जिला है उत्तरी गुजरात में। ठीक है, अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2022 में राष्ट्रपति ने राज्यसभा के लिए 4 सदस्यों को मनोनीत किया, कौन इसमें शामिल नहीं थे? 4 लोग इसमें शामिल हुए हैं, इनमें से एक नहीं है, तो कौन है? वीरेंद्र हेगड़े, KV विजेंद्र प्रसाद, श्री कपिल कपूर। तो देखिए श्री कपिल कपूर इसमें शामिल नहीं थे, बाकी 2 लोग तो है ही हैं। इसके अलावा PT उषा हैं, खेल से संबंधित हैं। इलैया राजा संगीत से संबंधित हैं। ये वीरेंद्र जो हेगड़े हैं ना ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और KV विजेंद्र प्रसाद जो है फिल्म निर्देशक हैं, याद रखना। अगला प्रश्न, निम्न में से किस राज्य में भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा? भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय तेलंगाना में स्थापित हो रहा है, याद रखना, तेलंगाना में बन रहा है। और इतना ही ध्यान रखना। निम्न में से किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र खोला गया? सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कहाँ खोला गया है? तो उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश नहीं है, ये है आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के काशी गंगा में है, याद रखना। 15,256 फीट ऊंचा है, तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश इसका सही उत्तर हो जाएगा, आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया? कहाँ पर किया है? ये हुआ है कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक में हुआ है, आपको याद रखना चाहिए। और कर्नाटक में कहाँ? हुबली। नाम क्या है? श्री सिद्धारोडा रेलवे स्टेशन, 1.5 किलोमीटर लंबा है।
याद रखना ये भी। हाल ही में आम आदमी पार्टी को भारत की राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला। इस पार्टी को किस राज्य में राज्य पार्टी का दर्जा प्राप्त हुआ था? तो ये देखिए, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, या फिर देश का सही उत्तर हो जाएगा। तो इसमें अगर देखेंगे ना, तो अभी विधानसभा का जो चुनाव हुआ था उसमें अच्छी खासी स्थिति थी, तो ये राष्ट्रीय स्तर की पार्टी आम आदमी बनी, ये तो आपको पता है। लेकिन इसको दिल्ली और पंजाब 2 राज्यों में क्या किया गया था? राज्य राजनीतिक दल का दर्जा दिया गया था। सही उत्तर डी हो जाएगा। चुनाव आयोग द्वारा किस राज्य में 90% से अधिक मतदान प्रतिशत हासिल करने के लिए मिशन 929 लॉन्च किया है? तो ये हुआ है त्रिपुरा के लिए। ठीक है, याद रखना, त्रिपुरा के लिए हुआ था ये। अगला प्रश्न देखेंगे, गणतंत्र दिवस परेड 2023 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? बात करेंगे कौन सा कथन सही नहीं है। उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला, बात सही है। उत्तर प्रदेश की झांकी को मिला, 1 मिनट, इस बार उत्तराखंड की झांकी को मिला था। ठीक है, याद रखना, ये आपका गलत है, यू के इसमें हो जाएगा उत्तराखंड। ठीक है, नवनियुक्त अग्निवीर पहली बार परेड का हिस्सा बने, नहीं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की झांकी पहली बार प्रस्तुत की गई थी यहाँ पे, याद रखना, ये भी आपका गलत हो गया। परेड में पहली बार एनसीसी की झांकी आई, एनसीसी की झांकी आई, एनसीसी की झांकी नहीं आई थी। ठीक है, याद रखना। तो ये गलत तो सभी हैं इसमें। ठीक है, एनसीसी की झांकी प्रस्तुत की गई, ये भी गलत है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। इसमें एक चीज़ और याद रखना, इसमें मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सीसी 74वें गणतंत्र दिवस की परेड में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे, ये भी बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, भारत ने G20 की अध्यक्षता के दौरान किस फसल के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मीरा वैश्विक पहल शुरू करने की योजना बनाई है? तो वो है बाजरा के लिए। ठीक है, बाजरा के लिए, याद रखना भाई। चलिए, और एक चीज़ और याद रखना, संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को बाजरा के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष भी घोषित किया है। अगला प्रश्न, भारत द्वारा विकसित पहले 5G सक्षम ड्रोन को क्या नाम दिया गया? तो नाम दिया गया है स्काई हॉक, नाम दिया गया, स्काई हॉक नाम दिया गया है। ठीक है, स्टार्टअप फर्म IG ड्रोन द्वारा भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया गया, किसने बनाया है? IG ड्रोन ने बनाया है। ठीक है, स्काई हॉक नाम दिया गया। वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग में सक्षम है। ड्रोन 10 किलो का पेलोड लेकर उड़ सकता है, साथ ही लगभग 5 घंटे तक उड़ान भर भी सकता है। अगला प्रश्न, दिसंबर 22 में किस देश ने चांद की सतह पर पहला मिशन चंद्र रोवर राशिद को प्रक्षेपित किया है? तो उसका नाम क्या है? सऊदी अरब है, इजराइल है, इराक है, या फिर कोई नहीं है? तो देखिए, ये तो था संयुक्त अरब अमीरात, दिसंबर 2022 में किया था चांद की सतह पर पहला मिशन चंद्र रोवर राशिद को प्रक्षेपित किया था। रोवर को जापान निर्मित लैंडर हकोतो आर मिशन 1 की सहायता से केप कनवरल फ्लोरिडा से स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट से भेजा गया था, नाम याद रखना भाई। लेकिन 25 अप्रैल 2023 को यह लैंडर चंद्रमा की सतह पर उतरने में असफल हो गया फिलहाल, तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। किसने किया था? UAE ने किया था, याद रखना भाई। फरवरी 23 में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? तो ये फिजी में हुआ है, ये सबको पता होगा, फिजी में हुआ है। पहली बार ऐसा हुआ कि फिजी में करवाया गया है। ठीक है, 12वां आयोजन था जो फिजी में हुआ, पहली बार हुआ फिजी में, ये भी याद रखना है। यहाँ पर भारत के प्रतिनिधि थे विदेश मंत्री एस जयशंकर। ये सम्मेलन 3 साल में एक बार आयोजित होता है। फिजी प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है, याद रखना। तुर्की सीरिया में आए भूकंप के बाद भारत सरकार द्वारा किस बचाव अभियान की शुरुआत की गई? ऑपरेशन सहायता, ऑपरेशन मित्र, ऑपरेशन दोस्त, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ये चलाया गया था ऑपरेशन दोस्त, याद रखना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, G20 शिखर सम्मेलन 23 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें देखिए, भारत ने 1 जनवरी 2023 से G20 की अध्यक्षता संभाली है, ये सही नहीं है।
ये 1 जनवरी 2023 से नहीं है, 1 दिसंबर 2022 से है। ठीक है, अध्यक्षता संभाली है, तो इसका सही उत्तर ये ही हो जाएगा। बाकी सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। सम्मेलन का थीम एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य है, तो ये सब सही है, लेकिन 1 जनवरी नहीं 1 दिसंबर है। ठीक है, याद रखना। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश ने दुनिया का सबसे लंबा यात्री ट्रेन चलाया है? कौन सा देश है जिसने सबसे लंबा यात्री ट्रेन चलाया है? तो उसका नाम क्या है? नाम है स्विट्जरलैंड। ये याद रखना, 2 किलोमीटर लंबी है, इसमें 100 डिब्बे हैं, आपको पता होना चाहिए। अक्टूबर 22 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति की बैठक किस देश में आयोजित की गई थी? तो ये अपने भारत में ही हुई है। ठीक है, भारत में हुई है, याद रखना, अक्टूबर 2022 में हुई थी। ये आपको याद रखना है। मुंबई और दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है। अध्यक्षता संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने की थी, इसकी अध्यक्षता, याद रखना भाई। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। भारत को मोटे अनाज के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से किस उत्कृष्टता केंद्र को बढ़ावा दिए जाने की घोषणा सरकार ने बजट 23-24 में की थी? तो ये किया इन्होंने भारतीय मोटा अनाज या बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद, याद रखना। अगला प्रश्न, केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 22-23 के लिए कितना प्रतिशत राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया गया है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है 6.4%। ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न, केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार अप्रैल से सितंबर 22 तक भारत में एफडीआई निवेश करने वाले शीर्ष 3 देश कौन से हैं? ये आपको पता होना चाहिए। तो ये जो शीर्ष 3 देश हैं उसमें सिंगापुर है, मॉरिशस है, यूएई है। इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किसे हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 22 से सम्मानित किया गया है? तो ये हैं बद्री नारायण, नाम है इनका, याद रखना भाई, बद्री नारायण नाम है। ठीक है, बद्री नारायण नाम है हिंदी भाषा के लिए इनको। और इनका जो कविता संग्रह है वो है तुमड़ी के शब्द। मैथिली भाषा में अजीत आज़ाद हैं, इनकी कविता है पेन ड्राइव में पृथ्वी। अंग्रेजी भाषा के लिए अनुराधा राय हैं, उपन्यास है ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड। ओके, याद रखना ये सब किताबों के नाम। अगला प्रश्न है, 22 के लिए ही सम्मानित किया गया है। मार्च 2023 में 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? धर्म धम्म सम्मेलन भोपाल में किया गया, इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। और ये 7वां है, आपको ये पता होना चाहिए। और इंडिया फाउंडेशन द्वारा इसका आयोजन किया गया। विषय क्या था? विषय था नए युग के लिए पूर्वी मानवतावाद। अगला प्रश्न है, पहली बार आयोजित अंडर 19 महिला क्रिकेट विश्व कप 23 का खिताब किस देश ने जीता है? तो ये कौन सा देश जीता? तो भैया भारत ही जीता है, याद रखना। दक्षिण अफ्रीका में इसका आयोजन हुआ था, इंग्लैंड को हराया भारत ने, भारत विजयी हुआ और कप्तान थे शेफाली शर्मा। ओके, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना शुरू हुई? तो ये ओडिशा सरकार के द्वारा शुरू की गई है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, मई 2023 में निम्न में से किसे विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है, नियुक्त किया गया मई 2023 में। तो इसका जो सही उत्तर है वो है अजय बंगा, नाम है इनका। ठीक है, अजय बंगा है, याद रखना। भारतीय अमेरिकी कारोबारी नेता हैं अजय बंगा को। 2 जून 2023 से शुरू हो रहा है इनका कार्यकाल, 5 साल के लिए रहेगा, याद रखना ये भी। ठीक है, और इसके लिए एक चीज़ और याद रखना, विश्व बैंक के अध्यक्ष पद के लिए भारत में जन्मे पहले उम्मीदवार हैं ये। ओके, इसके अलावा डेना बोलवार्ट रही पेरू की पहले महिला राष्ट्रपति। नील मोहन यूट्यूब के सीईओ। मनप्रीत मोनिका सिंह, इसमें जो नाम दिया गया है वो कौन है? वो है अमेरिका में पहली महिला सिख न्यायाधीश हैं। ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न है, सितंबर 22 में जारी मानवता विकास सूचकांक 21-22 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला क्या है, इस सूचकांक में स्विट्जरलैंड को शीर्ष स्थान मिला है, बात सही है, पहले स्टेटमेंट सही है। दूसरा, मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत का 129 स्थान, जबकि 21-22 में भारत को 132वां स्थान मिला है। तो देखिए 2020 में भारत को 131वां स्थान मिला था, 129वां नहीं था। 21-22 में भारत को 132वां स्थान मिला, 132वां स्थान 21-22 में मिला है, लेकिन 20 में 131वां मिला था। ठीक है, याद रखना, इसलिए दूसरा गलत हो गया। सही उत्तर इसका ये हो जाएगा, पहला सिर्फ सही है बस। अगला प्रश्न देखेंगे, 36वां राष्ट्रीय खेल 22 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, इसका आयोजन हुआ गुजरात में, पहला सही हो गया। इसका शुभंकर क्या था? सावज, एक एशियाई शेर था, ये भी सही है।
37वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन मध्य प्रदेश में किया जाएगा क्या? इसका आयोजन कहाँ होगा पूछा गया है, सही नहीं है ना। तो पहला सही है, ए वाला सही है, बी वाला भी सही है, ए और बी तो सही है। तो 37वां खेल का आयोजन मध्य प्रदेश में किया जाएगा। जो 37वां हो रहा है ना वो मध्य प्रदेश में नहीं, ये गोवा में होगा, याद रखना, गोवा में होगा। सही उत्तर सी हो जाएगा। बिहार विधानसभा में वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी द्वारा 2022-23 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो हमें सही कथन बताना है। चलिए बात कर लेंगे इसमें। देखिए 17वां आर्थिक सर्वेक्षण जारी हुआ है और यह बिहार का 17वां है, बात सही है। 21-22 में बिहार में आर्थिक विकास की दर 10.98 रही है। ये क्या है? ये सही है, ये वाला भी सही है, ठीक है, ये वाला भी सही हो गया। क्या पूछा गया? सही पूछा गया ना। आर्थिक विकास की दर के मामले में बिहार देश में तीसरे स्थान पर है, तो क्या ये भी सही है? तीसरा स्थान ये भी सही है, तो तीनों के तीनों तो सही हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। एक से अधिक सही हो गया। बिहार सरकार द्वारा 23-24 के लिए लगभग डैश रुपए के कुल परिव्यय के साथ राज्य का बजट पेश किया गया। कितना बजट हुआ? 2,62,000 करोड़ रुपया। बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है तो आपको ऐसे ही पता होगा इनके बारे में, है ना। सॉरी, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह हैं, दीपनारायण सिंह हैं, मोहम्मद यूनुस हैं। बिहार का पहला विधानसभा का चुनाव हुआ था 1937 में, याद रखना। चुनाव में 98 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की। कांग्रेस पार्टी द्वारा राजनीतिक स्वायत्तता के आश्वासन नहीं मिलने पर मंत्रिमंडल के गठन से इनकार किया। तत्कालीन गवर्नर ने इंडिपेंडेंट पार्टी के मोहम्मद यूनुस को सरकार बनाने का दायित्व सौंप दिया, तो मोहम्मद यूनुस बने थे, याद रखना भाई। अगला प्रश्न, बिहार विधानमंडल के संबंध में कौन सही नहीं है? ठीक है, इसमें अगर देखेंगे विधानसभा में आरक्षित सीटों की कुल संख्या है 40, बात सही है। 38 और 2, याद रखना, SC ST, याद रखना इसको। विधान परिषद में आरक्षित सीटों की संख्या 6 है, ये गलत है, यही वाला है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये हम क्यों कर दिए, तो इसका बी सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि विधान परिषद में आरक्षित सीट की संख्या नहीं है। विधान परिषद में आरक्षित सीट की संख्या है, सॉरी, आरक्षित सीट की संख्या है, लेकिन विधानसभा में यहाँ पे भी तो ये भी तो गलत है, तो गलत तो 1 से 2 हो जाएंगे। विधान परिषद में वैसे सीटों आरक्षित सीट नहीं होती है विधान परिषद में, ठीक है, ये आप लोग देख लीजिएगा एक बार। लेकिन यहाँ पे भी गलत है, ये 243 है, ठीक है, मात्र 243 है, 343 दिया था, तो ये इसके हिसाब से गलत है। वैसे 1 से अधिक गलत होना चाहिए। विधान परिषद वाला आप देख लेना एक बार। बिहार पंचायती राज व्यवस्था से के संबंध में कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है? प्रतिनिधि है, निर्वाचन विधि है। चलिए बात करेंगे। मुखिया चुनाव प्रत्यक्ष होता है, सही है। सरपंच का प्रत्यक्ष होता है, सही है। प्रमुख का प्रत्यक्ष नहीं होता है। ब्लॉक प्रमुख जो होते हैं ना उनको BDC चुनते हैं, आप लोगों को पता होगा, ये अप्रत्यक्ष होता है, ठीक है। सही उत्तर यही सी हो जाएगा इसका। बिहार विधानसभा के प्रथम चुनाव 1937 के बाद प्रोटेम स्पीकर कौन बने थे? ये बने थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से बिहार में के राजकीय गीत को कब अपनाया गया? बिहार के राजकीय गीत को अपनाया गया था 2012 में, आपको पता होना चाहिए। और राजकीय गीत क्या है? मेरे भारत के कंठहार, तुझको सत सत बंदन बिहार, ठीक है। गीतकार हैं सत्यनारायण, संगीतकार हैं हरिप्रसाद चौरसिया, शिव कुमार शर्मा। 2012 में अपनाया गया। निम्न में से किस महाजनपद का विस्तार वर्तमान बिहार राज्य में नहीं है? देखो, मगध का भी है, अंग का भी है, वज्जी का भी है, तो इसमें से सही उत्तर डी हो जाएगा, ठीक है। ये तीनों बिहार में है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। राजगीर के जैन मंदिर में किस सल्तनत शासक द्वारा दान देने के प्रमाण मिले हैं? ये बात हो रही है यहाँ पे। तो इसमें अगर बात करेंगे, फिरोज शाह तुगलक का नाम आ जाएगा। फिरोज शाह तुगलक इसका सही उत्तर हो जाएगा।
तो सही उत्तर हो गया बी, राजगीर के जैन मंदिर में फिरोज शाह तुगलक द्वारा दान देने का प्रमाण मिलता है। अगला प्रश्न है, प्रांतपति मान सिंह के समय बिहार की राजधानी कहाँ थी? मान सिंह जब थे प्रांतपति तो उस समय बिहार की राजधानी थी रोहतास, याद रखना, रोहतास इसकी राजधानी थी। 1587 में बिहार का प्रांतपति बनाया गया मान सिंह को। 1587 से 94 तक बिहार का नेतृत्व इसने किया और इसके समय बिहार की राजधानी रोहतास हुआ करती थी। निम्न में से कौन बिहार विभूति नाम से जाना जाता है? बिहार विभूति कौन भाई? अनुग्रह नारायण सिंह है, जयप्रकाश नारायण है, श्री कृष्ण सिंह है। तो ये अनुग्रह नारायण सिंह को कहा जाता है, ठीक है, बिहार विभूति, याद रखना। 1917 के चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी का साथ इन्होंने दिया था, इनको बिहार विभूति की संज्ञा दी गई। श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी कहा जाता है, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक की उपाधि दी गई, लोकनायक की संज्ञा दी गई है। निम्न में से कौन सी नहर गंडक नदी से संबंधित है? तो गंडक नदी से संबंधित नहर कौन कौन सी है? इसमें त्रिवेणी, तिरहुत और दोन, ये तीनों नहरें निकाली गई हैं गंडक नहर से, गंडक नदी से, सॉरी, ठीक है। और ये पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर बांध से निकली हुई हैं, ये भी आपको याद रखना। सही उत्तर डी हो जाएगा। बिहार के प्रसिद्ध मलमास मेला का संबंध किस जिले से है? देखो, पटना से नहीं है, है ना, पटना से नहीं, बांका से भी नहीं है और रोहतास से भी नहीं है, ठीक है। तो ये कहाँ से है? नालंदा से है, नालंदा के राजगीर से है। सही उत्तर इसका डी हो जाएगा, मलमास मेला, याद रखना भाई। चलिए, और जुलाई अगस्त में होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी उत्तर बिहार में नहीं प्रवाहित होती है? तो इसमें मेची है, नंदी है, महानंदी है, अजय है। तो इसमें अजय जो है ना, ये होगी जो दक्षिण बिहार में प्रवाहित होती है, ठीक है, अजय, याद रखना भाई। अजय नदी जमुई जिले में दक्षिण बिहार में प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए, घोघा झील कटिहार, अनुपम झील रोहतास, सिमरी झील सहरसा, ठीक है। तो अनुपम झील कहाँ है? रोहतास में है क्या? अनुपम झील जो है ना, ये आपका पड़ता है कैमूर में, याद रखना, कैमूर में, ठीक है। सही उत्तर बी हो जाएगा। बाकी घोघा झील कटिहार में है, सिमरी आपकी सहरसा में है, कुशेश्वर है दरभंगा में, कांवर है बेगूसराय, मोती झील पूर्वी चंपारण मोतिहारी में है, घोड़ा कटोरा नालंदा राजगीर में है। आपको ये भी पता होना चाहिए। बिहार में रेलवे विद्युत इंजन कारखाना कहाँ स्थापित है? तो ये है मधेपुरा में विद्युत इंजन कारखाना है, याद रखना। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 3 जिले कौन कौन से हैं? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 3 जिले, तो शिवहर है, पटना है, दरभंगा भी है, ठीक है। सही उत्तर हो गया ए, याद रखना। अगला प्रश्न है, हमने ये बताया है कितने कितने हैं जनघनत्व, इसको आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, दी गई श्रृंखला में से समान पैटर्न का अनुसरण करते हुए लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। ये मैथ वाला पोर्शन है और हमें लगता है इसको नहीं भी करेंगे तब भी काम चल जाना चाहिए आपका। वैसे अगर देखेंगे 2 का वर्ग दिया गया 4, 9 है, 25 है, 49 है, यहीं पे प्रश्नवाचक चिन्ह है 169 भी है। तो 2 का हो गया वर्ग 4 हो गया, 3 का वर्ग 9 हुआ, 5 का वर्ग हो गया 25, 7 का हो गया 49, तो 9 का वर्ग हो जाएगा 81। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 81। दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या को चुनना है। लुप्त संख्या भी देख लेते हैं, चलिए। इसमें देखिए 1, 7, 9, 2, 14 ये डैश है, फिर ये 3, 105, 117 है। इसमें देखते हैं कौन कौन सा इसका सही उत्तर हो सकता है। जैसे 1 गुना 2 धन 1, 1 इंटू 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, हो गया। 7 इंटू 14 प्लस 1 14, 1 15, 7 105 हो जाएगा। तो 117 ये है। इसको कैसे करेंगे? 9 इंटू एक्स प्लस 1 इजिकल टू हो जाएगा 117। तो एक्स प्लस 1 इजिकल टू हो जाएगा कितना?
13 9 117 डिवाइड कर देंगे 13 हो जाएगा, तो वो 13 आ जाएगा इसका सही उत्तर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 13 से एक माइनस कर देंगे, x + 1 है ना, तो माइनस कर देंगे, हो जाएगा 12। इसका सही उत्तर हो जाएगा। 20 मीटर लंबे तार को इस प्रकार दो भागों में विभक्त किया गया है कि एक भाग की लंबाई दूसरे भाग की लंबाई का 2/3 गुना है, तो लंबे टुकड़े की लंबाई कितनी हो जाएगी। तो अगर ऐसे करेंगे नॉर्मल तरीके से, तो मान लेंगे 3x मीटर की तरफ, ठीक है, 3x मीटर मान लेंगे। तो कैसे करेंगे, 3x × 2/3 = हो जाएगा 2x मीटर आ जाएगा, ठीक है। प्रश्न क्या कह रहा, 20 मीटर लंबा तार है, दो भाग में बांटा गया है, ठीक है। तो 2/3 भी दिया गया है यहाँ पे, तो 2x हो जाएगा प्लस हो जाएगा 3x = हो जाएगा 20 मीटर। अब कैसे करेंगे, 3 + 2x कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा, इंटू हो जाएगा 20, x बराबर हो जाएगा 4। तो कैसे करेंगे, 4 हो गया, तो 3x बराबर कितना हो गया, 4 × 3 = 12, और 2x बराबर होगा 4 × 2 = 8। तो पूछा रहा लंबे टुकड़े की लंबाई कितनी है, तो 4 × 3 = 12 होता है, तो यहाँ पे कोई नहीं हो जाएगा। मैथ वाला पोर्शन तो आप लोग खुद सॉल्व करेंगे ना, तो सही रहेगा फिलहाल हमारे हिसाब से। तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करेंगे, अगली वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर ये वीडियो आप देखेंगे, ये वीडियो आप लोग मन से देखेंगे, तो फिर अगली वीडियो आनी है, नहीं तो फिर रोक देंगे, ठीक है। तो इसी के साथ आज वीडियो यहीं समाप्त करेंगे, अगली वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।